हेलो गुड मॉर्निंग। तो ये अभी हम लोग की फिफ्थ क्लास है, लेक्चर 5। और अभी तक हम लोगों ने 4 लेक्चर्स में बहुत सारे यूनिट्स को कवर कर लिया, 4 यूनिट्स को कवर कर लिया, जिसमें लास्ट में हम लोगों ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन और एफडीआई एफपीआई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रेमिटेंस टैक्स ये सब पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम लोग आज शुरू करेंगे यूनिट 5 से। और उससे पहले जो आज का टारगेट दिया गया वो ग्रुप में मेंशन कर दिया गया टारगेट, उसको कंप्लीट कर लेना है। और आज रात में टेस्ट 11 कंडक्ट होने वाला है। ओके ठीक है, तो ये जस्ट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। अब हम लोग यूनिट 5 पढ़ेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें सबसे पहले देखना है इकोनॉमिक ऑफ प्राइसेस। इकोनॉमिक्स ऑफ प्राइस क्या है? इकोनॉमिक ऑफ प्राइस, सप्लाई एंड डिमांड रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी है। ठीक है, कन्फ्यूजिंग इसलिए क्योंकि सभी के समझने का इसमें सिस्टम अलग ही है। ठीक है, कुछ लोग एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझ पाते हैं, कुछ लोग कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करते हैं, ठीक है, उसके बाद ये पढ़ना जाता है। जैसे कि स्टैटिक वाले पोर्शन में ये लॉ ऑफ डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ये सब कुछ पढ़ना। ठीक है, स्टैटिक वाले पोर्शन में जैसे कि अभी जैसे डिमांड सप्लाई समझना। तो अगर सिंपल भाषा में समझ लो तो सप्लाई किसको कहते हैं, डिमांड किसको कहते हैं? डिमांड मतलब मांग। ठीक है, मार्केट में कितना किसी गुड्स का डिमांड है मार्केट में, और सप्लाई क्या हो गया, कितना उसको आपूर्ति किया जा रहा है, कितना उसको फुलफिल किया जा रहा है जो भी गुड्स है उसका। जैसे आज के डेट में एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि आप लोग रिलेट कर पाएंगे, एलपीजी सिलेंडर। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ एलपीजी सिलेंडर में कि डिमांड बहुत ज़्यादा, ठीक है, और सप्लाई कम है। ठीक है, अब ना इससे जैसे यही जो यहाँ पे दिया हुआ इकोनॉमिक्स ऑफ प्राइस, अब इसको अगर इससे समझना चाहें ना तो आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डिमांड बहुत ज़्यादा, एकदम बेसिक समझिए कि लाइफ स्टाइल में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको देखते हैं हम लोग कि डिमांड बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और सप्लाई बहुत कम है। तो इससे क्या हो रहा है, डिमांड सप्लाई मिसमैच हो रहा है। अब मिसमैच हो रहा है तो क्या हो रहा है, प्राइस पे इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, यानी कि जो सिलेंडर कल तक 900 रुपये या अराउंड फिगर 1000 रुपीज़ का मिलता था, वो सिलेंडर आज के डेट में ब्लैक मार्केट में 3000 प्लस में मिल रहा है। ठीक है, ऐसा बहुत जगह से इंस्टांसेस देखने को आया। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि हम लोग का बेसिकली डिमांड जो है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और सप्लाई कम है। ठीक है, तो जो चीज़ कल तक 1000 रुपये मिल रहा था वो चीज़ 3000 में मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग जब ग्राफ देखेंगे, और ग्राफ हम लोग को स्टैटिक में बहुत अच्छे से समझना है इसको, बेसिकली जहाँ भी आप पढ़ोगे तो ये शॉर्ट में समझा के निकल जाते हैं, लेकिन स्टैटिक वाले इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। लाइक इन्फ्लेशन वगैरह जब आप समझोगे तो अगर आपका ये डिमांड सप्लाई का कर्व आपका सही से क्या हुआ रहेगा तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे देखो और अभी हम लोग मतलब आप लोग ये समझ के चलिए कि ये स्टैटिक की क्लास है, करंट अफेयर्स की क्लास है, और वो भी मतलब बेसिकली हम लोग लास्ट मिनट क्लासेज है, तो हम लोग को ये समझ के चलना पड़ेगा कि इसको शॉर्ट में अभी करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से कैसे लिखा जाए। जैसे अगर सोचिए चलो कि किसी के सामने ये विजन मैगजीन के ये आपको दिखे, अब आपको तो समझ आएगा नहीं कि कहाँ से क्या करना, मतलब समझने में ही काफ़ी परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि भाई यहाँ शुरू कहाँ से करें। ठीक है, और ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि इसको आप खुद से कर लो, लेकिन ये खुद से होगा भी नहीं। ठीक है, ये मुश्किल यहाँ पे है। तो अब जैसे अगर मैं चाहूँ कभी आपको लॉ ऑफ डिमांड वगैरह जैसे समझाता हूँ, जैसे यहाँ दिया हुआ ना कि डिमांड किसको कहते हैं, एकदम बेसिक बेसिक समझने पड़ता है। जैसे क्वांटिटी ऑफ ए गुड दैट ए कंज्यूमर्स आर बिलिंग एंड एबल टू परचेज एट ए गिवन प्राइस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ दिख रहे हो विलिंग एंड एबल। ठीक है, ये दोनों चीज कंज्यूमर के पास पावर है कि विलिंगली वो खरीदे और उस खरीदने का उसका ये भी हो, हैसियत भी हो। एबल टू परचेज एट ए गिवन प्राइस, कोई गिवन प्राइस है। फिर बोला एज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर टू बी कांस्टेंट और सेट रेस्पेक्टेबल। ठीक है, कि और भी फैक्टर्स जो अभी आपको डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड और डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई दिया हुआ है, और भी फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दिया है। तो यहाँ पे बोलता है कि क्वांटिटी डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। ठीक है, मतलब कि यहाँ से ये समझ में आ गया, थोड़ा बहुत अगर मैथ पता हो तो ये समझ में आ गया कि किसी चीज का क्वांटिटी डिमांड, किसी चीज का क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ेगा तो उसका प्राइस क्या होगा, घटेगा। बोलता है एज प्राइसेस गोज अप क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज होगा। ठीक है, प्राइसेस गिरेगा तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ेगा, और ये उसका ग्राफ है। ठीक है, जैसे कि इस ग्राफ में आप देखोगे तो मान के चलो ये नीचे क्वांटिटी डिमांड का ग्राफ है, तो ये चीज समझो कि ये लेस का ग्राफ है, मान के चलो लेस चिप्स का। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ये प्राइस का ग्राफ है, ये प्राइस है। ठीक है, तो अगर यहाँ दिया हुआ है कि मान के चलो 20 रुपीज़ में यहाँ 6 लेस का पैकेट खरीद लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब आगे बढ़ोगे कि 40 रुपीज़, मान के चलो 40 रुपीज़ में, तो 40 रुपीज़ में जैसे दिख रहा है 4 खरीद पाए। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, प्राइस गोज अप, क्वांटिटी डिमांड घट रहा है, यानी कि जैसे जैसे लेस का दाम बढ़ रहा है, ठीक है, उसका क्वांटिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पे देखिए ना कि 4 हो गया था 40 पे। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा समझाता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कैसे बनता है ये सबसे पढ़ना है। तो अभी फिलहाल इसको तो हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल दे दिया कि स्टैटिक में ऐसे ही पढ़ना है, ये इसी तरह का नोट्स आपको होना चाहिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको समझने की कोशिश करते हैं ये टॉपिक को कि यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा है। ठीक, तो पहले तो समझना कि एक बीच में ग्राफ दिया हुआ। ठीक है, और उस ग्राफ में दो चीज़ दिखाया, ये एक एक्स वाई का ग्राफ है। ठीक है, जिसमें ये नीचे का ग्राफ ये जो हो गया ये एक्स और ये वाई है। ठीक है, ये ग्राफ में नीचे क्वांटिटी दिख रहा है और यहाँ प्राइस दिख रहा है। ठीक है, यही दिया हुआ। ठीक, अब इसमें बताए हुए हैं कि ये बेसिकली बनाए हुए हैं यहाँ से एक जो ये ग्राफ ये लाइन है, ये सप्लाई की लाइन है। ठीक है, और ये डिमांड की लाइन है, और ये जहाँ पे मिल रही है वो उसका इक्विलिब्रियम है। ठीक है, और यहीं पे क्या होता है इक्विलिब्रियम मतलब क्या, यहीं पे डिसाइड होता है प्राइस और क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे जैसे कुछ क्वांटिटी आ देगा दो, यहाँ पे प्राइस आ जाएगा 20, तो ये बीच का ग्राफ कोई दो क्वांटिटी किसी प्रोडक्ट का उसका प्राइस है 20 रुपये। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये हो गया सप्लाई की लाइन, ये हो गया डिमांड की लाइन। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम लाइन। ठीक, ये एक्स वाई का ग्राफ है। अब इसमें कुछ सिनारियोज दिए हुए कि जैसे पहला सिनारियो है कि डिमांड इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो ना अब ऐसे समझना है जैसे कि ये डिमांड इंक्रीज हो रहा है, अभी ये सब मत देखो। ठीक है, सिर्फ ये देखो जहाँ जहाँ पे लाइन जा रही है, ये एक्स वाई का ग्राफ है। ठीक है, और इसमें ये सप्लाई की लाइन है। ठीक, और ये डिमांड की लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन रहा है। ठीक है, बस इतना ही देखो, जहाँ पे हाईलाइटेड है सारा पार्ट वो देखना है, ये सप्लाई लाइन बन रही है। तो अब क्या हो रहा है, ये जब ऊपर की ओर बढ़ेगी, ठीक है, ये जब ऊपर की ओर बढ़ेगी तो ये समझ जाना है क्या कि आउटवर्ड्स मूव कर रही है। ठीक है, और आउटवर्ड्स मूव करके क्या होगी, आउटवर्ड से मूव करेगी तो ये देखो ये ग्राफ बन गया डिमांड 2 का ग्राफ। ठीक है,
डिमांड टू का ग्राफ, और ये डिमांड टू का ग्राफ यानी कि आउटवर्ड शिफ्ट कर रहा है। जब डिमांड इंक्रीज करे, सिनारियो लिखा हुआ है ना कि डिमांड इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट होगा और उसका प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये समझना, ठीक है। अब इसको इससे भी नहीं समझ में आया कि क्या बोले, क्या समझ कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये चीज़ तो समझ में आया कि हम लोग के पास 4 सिनारियो दिया है, ABCD। अब सिनारियो में बोल रहा है कि डिमांड इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, नहीं समझा तो आप समझते हैं कि एग्जाम्पल से, और वो रियल टाइम एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। जैसे मान के चलो कि अभी IPL का मैच हुआ, ठीक है, तो IPL का मैच हो रहा तो अभी समझ रहे हैं, अभी समर का टाइम आ गया, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक का डिमांड क्या होगा, एक बेसिक क्वेश्चन, कोल्ड ड्रिंक का डिमांड क्या होगा, ठीक है। ऑब्वियस बात बोलेगा, कोल्ड ड्रिंक का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो जब कोई चीज़ का डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है, ये जैसे डिमांड यहाँ था, इसको एक एग्जाम्पल से ये समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलो यहाँ पे 2 है, ठीक है, और ये 20 रुपीज़ का प्राइस है, ऐसे समझते हैं, ठीक है। ये 2 है और ये 20 है, तो पूरा डिमांड बढ़ा है किसी चीज़ का, यानी कि डिमांड बढ़ के क्या हो रहा होगा, यहाँ 4 मान के चलो 4 हो जा रहा है डिमांड बढ़ के, ठीक है, 4 हो गया, तो 4 होगा तो इसका प्राइस क्या होगा, 40 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे समझ के चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्वांटिटी भी बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे यानी कि इक्विलिब्रियम आगे की ओर है, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि डिमांड बढ़ा तो उसका प्राइस भी बढ़ गया, ठीक है, सिंपल, समझ आ गया। अब चलते हैं सिनारियो बी में, ठीक। अब सबका एग्जांपल सही समझेंगे और उतना आप डिटेल में जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, डिमांड, ये डिमांड कब क्या हो गया, अपवर्ड मूव किया, अपवर्ड मूव, ठीक है। अब सिनारियो बी में क्या हो रहा है, डिमांड कब डाउनवर्ड मूव कर रहा है या इनवर्ड मूव कर रहा है, इनवर्ड मूव कर रहा है। तो ये केस क्या है, बोल रहा है कि डिमांड डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो अब इसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा, डिमांड इंक्रीज हुआ मतलब, सॉरी डिमांड डिक्रीज हुआ, तो डिमांड डिक्रीज हुआ मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं कि विंटर्स का टाइम आ गया, ठीक है। अब खुद से अपना लॉजिक लगाना, विंटर का टाइम आ गया, आइसक्रीम का सेल का क्या होगा, आइसक्रीम का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, सोचो बताओ। तो आइसक्रीम का डिमांड घटेगा, ठीक है। तो आइसक्रीम का डिमांड घटा यानी कि क्या होगा, किसी चीज़ का डिमांड घटा, ठीक है, और फिर ग्राफ में आपको देखना है, अभी मैं उतना डिटेल नहीं बताऊँ, डिमांड घटा तो उसका प्राइस भी क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। ये दूसरा सिनारियो हो गया। अब चलते हैं तीसरा सिनारियो में। अभी तक हम लोग डिमांड का कर्व को अपवर्ड और इनवर्ड मूव कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग सप्लाई के कर्व को देखेंगे। अब देखो सप्लाई का कर्व इधर उधर हो रहा है, यानी सप्लाई का कर्व या राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, ठीक है, ये हो रहा है, या हाँ ठीक है, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड हो रहा है। तो देखिए जैसे देखो सप्लाई 1 का कर्व है, सप्लाई 2 का ये वाला, ठीक है। तो जैसे कि समझते हैं सप्लाई कर्व राइट से पूरा, तो अगर किसी चीज़ का सप्लाई इंक्रीज हो गया, ठीक है, उस केस में प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्वांटिटी वगैरह पे क्या इफेक्ट पड़ेगा पूछा। तो मान के चलो एग्जाम्पल से कि बहुत अच्छा बारिश हुआ, ठीक है, ठीक है। तो टमाटर का प्रोडक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, बारिश अच्छा हुआ तो टमाटर का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, तो उस केस में क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगा, तो टमाटर का पैदावार जो भी है, ठीक है, ये बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है। उस केस में क्या होगा, सोच के देखो, मार्केट में अगर टमाटर का किल्लत है, ठीक है, 10 दुकान में गए जिसमें 2 दुकान में ही मिल रहा है, तो उसका प्राइस कम रखेगा या ज़्यादा रखेगा, ठीक है। जो स्टूडेंट है वो इस चीज़ को समझ जाएंगे कि 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, कभी कभी टमाटर का प्राइस 100 रुपीज़ किलो में चला जाता है। तो ये क्या होता है, अगर पूछोगे दुकानदार से भी, जब पूछोगे कि भाई इतना महंगा, तो बोलेगा मिल ही नहीं रहा है टमाटर, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि इसका सप्लाई क्या हो गया, सप्लाई हो रहा है कि सप्लाई इस चीज़ में क्या हो रहा है कि क्वांटिटी जो है इसका, ठीक है, सप्लाई इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो सप्लाई इंक्रीज कर गया यानी क्वांटिटी बढ़ गया, तो उस केस में क्या होगा, प्राइस घट जाएगा। प्राइस घटेगा कैसे, सोच के देखो कि 10 दुकान में 8 दुकान में मिलने लगा टमाटर, ठीक है, तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस घट जाएगा। और कभी कभी देखते हो कि टमाटर का 20 रुपये केजी भी हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सप्लाई साइड इंक्रीज करेगा तो प्राइस पे क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। ये सिनारियो सी में देखा। अब चलते सिनारियो डी, सप्लाई डिक्रीज। और ये सब स्टैटिक में बहुत अच्छे से, मतलब एक क्लास लगती है इसके, ठीक है, 3-4 घंटे की क्लास लगेगी, तब जाके मतलब एक पार्ट के लिए डिमांड का ये सॉल्व होगा, फिर सप्लाई का अलग से क्लास लेना होगा, तो समझ सकते हैं कि मतलब इसको बहुत शॉर्ट में जाकर समझा जाए। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि सप्लाई साइड क्या हो गया, राइटवर्ड मूव कर रहा था, ठीक है, और यहाँ पे सप्लाई साइड लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा है जब सप्लाई डिक्रीज होगा, ठीक है। तो कैसे समझते हैं सप्लाई डिक्रीज कैसे होता है, मान के चलो कि फ्लड आ गया या सुखाड़ आ गया, फ्लड या ड्राउट आ गया, उस केस में क्या होगा, फसल का सिचुएशन क्या होगा, जो क्रॉप होगा वो ज़्यादा होगा कि कम होगा, ठीक है। तो क्रॉप क्या होगा, कम होगा, सॉरी क्रॉप जो होगा कम होगा, तो उस केस में क्या होगा, क्रॉप कम होगा तो उसका सप्लाई भी कम होगा, ठीक है। तो इस केस में जब सप्लाई कम हुआ, सप्लाई कम हो गया, तो जो यानी कि क्वांटिटी कम हो गया, अभी वही सेम चीज टमाटर वाला क्वांटिटी कम हो गया, तो जब क्वांटिटी कम हो गया तो उस चीज़ का प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया और ये लेफ्ट वर्ड हो गया, ठीक। ये समझ में आ गया, ये पूरा इकोनॉमिक ऑफ प्राइस का, इकोनॉमिक्स ऑफ प्राइस था, सप्लाई और डिमांड रिलेशन को लेकर। आई होप कि आपको समझ में आ गया, काफी टाइम इस पे चल गया। हम नेक्स्ट चलते हैं इन्फ्लेशन एंड प्राइस स्टेबिलिटी पे, ठीक है, ये देखते हैं कि क्या है। तो इन्फ्लेशन एंड प्राइस इलास्टिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक का, इन्फ्लेशन, ठीक है, और इससे क्वेश्चंस बहुत रहते हैं PYQs में, ठीक है। तो इसको स्टैटिक में अच्छे से कवर करना। अभी हम लोग करंट पढ़ा है, तो इसमें जैसे दिया हुआ है कि इसका बैकग्राउंड देखना, इन्फ्लेशन क्या होता है, एकदम सिंपल टर्म्स में समझें, तो चीज़ें को, बहुत सारी चीज़ें महंगी हो रही है, ठीक है, सेट ऑफ गुड्स महंगा हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, रियल इनकम जो है कंज्यूमर का, ठीक है, उपभोक्ता का, यानी आप और हम का, कि ये क्या हो रहा है, कम होने लगता है। तो उससे कम होने यानी कि एक सिंपल टर्म में पॉकेट टाइट रहता है, ठीक है, खर्च करने के लिए आप सोच रहे हैं, ठीक है, और इसी चीज़ को वॉलेट स्क्वीज करके दिया हो, ठीक है। तो उसका कंज्यूमर चॉइसेस पे क्या असर पड़ता है वो बताना चाहता है, ठीक। तो अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ, यही ऑप्शन दिया हुआ है कि सिंपल सा कि अगर इन्फ्लेशन होगा तो उस टाइम पे टाइप ऑफ गुड्स के लिए कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होगा, ये हर कॉलम में समझाया हुआ है, लाइक कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। जैसे कॉलम 1 नेसेसिटी गुड्स को लेकर क्या होता है, अब इलास्टिसिटी भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ लेकिन लिखा हुआ है प्राइस सेंसिटिव, और उसी को लेकर लिख दिया इलास्टिसिटी इंक्रीज कर फॉर नॉन एसेंशियल, ठीक। अब जैसे दिया हुआ है कि नेसेसिटी गुड को लेकर, तो दिया हुआ है कि इलास्टिक हुआ, लग्जरी चीज़ को लेकर इलास्टिक होगा, ठीक है। मतलब अभी इसमें यहाँ पे समझना पड़ेगा, अब जैसे इसमें इलास्टिक और इलास्टिक को समझना है ना, तो क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको समझाना ही पड़ेगा कि क्या हो सकता है। इलास्टिक मतलब कि क्या हो गया कि ना, इसमें ऐसा होता है कि अगर किसी चीज़ का प्राइस थोड़ा सा बदल जाता है तो डिमांड में ना बहुत ज़्यादा चेंज आने लगता है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि मान के चलो पिज़्ज़ा का प्राइस, ठीक है,
अगर ये पिज़्ज़ा का प्राइस, ठीक है, अगर 100 रुपीज़ है तो इसका डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में, लेकिन अगर यही पिज़्ज़ा का प्राइस 200 रुपीज़ हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगा, लोग क्या बोलेंगे, महंगा है तो रहने देते हैं, नहीं लेते, ठीक है। यानी कि हाईली सेंसिटिव होता है प्राइस को लेकर, ठीक है। तो इसी को कहते हैं इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक डिमांड। अब अगर इन इलास्टिक पूछ जाओ तो इन इलास्टिक मतलब क्या, कि समझ लो कि अगर प्राइस बदलता भी है किसी चीज़ का तो डिमांड में ना उतना ज़्यादा चेंज नहीं होता, ठीक है, डिमांड में उतना ज़्यादा चेंज नहीं होता। जैसे कि एकदम एक सिंपल एग्जाम्पल, पेट्रोल का प्राइस अगर 100 रुपीज़ है, ठीक है, तो लोग लेते हैं, ठीक है। अगर पेट्रोल का प्राइस कल जाके 120 हो गया तब भी लोग लेंगे, क्यों लेंगे, मजबूरी है, लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो इन इलास्टिक होता है लो सेंसिटिविटी होता है प्राइस को लेकर, ठीक है। ये है इलास्टिक इन इलास्टिक इन सिंपल फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं ये नेसेसिटी गुड्स, फिर आगे लग्जरी गुड, ड्यूरेबल गुड्स, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो जैसे दिया हुआ कि नेसेसिटी गुड पहला दिया हुआ, ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ कि अगर नेसेसिटी गुड मतलब क्या समझ रहा है, पहले तो ये समझ लेते हैं, जैसे कि फूड, फ्यूल, मेडिसिन, ठीक है, ये सब पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो क्या कर रहा है ये ग्राफ, बेसिकली ग्राफ समझाने के लिए ही दिया हुआ, ठीक है। और ग्राफ अगर समझ में आ गया तो आपको भी क्वेश्चन बनाना आपके लिए हो जाएगा, लेकिन ग्राफ मोस्टली कोई समझाता नहीं, ठीक है। तो अभी जैसे मान के चलो कि इस केस में, इसमें बेसिकली क्या समझाना चाह रहा है, इसमें समझाना चाह रहा है कि जब नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, ठीक है, नेसेसिटी गुड्स को लेकर, तो ये समझा रहा है कि अब जैसे ये ग्राफ है एक्स वाई, ये क्वांटिटी बता रहा है, ये प्राइस बता रहा है, अब इसमें ये डिमांड कर्व है, तो ये देख लो डिमांड कर्व कैसा। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि बाई रिगार्डलेस ऑफ प्राइस, मतलब अगर इसे समझना चाहते तो कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो मतलब इसमें ऐसे कह रहा है कि प्राइस घटे या बढ़े, ठीक है, मतलब प्राइस जैसे यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे क्वांटिटी 1 2 3 4 ऐसे जा रहा है, प्राइस 10 20 30 ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसे जा रहा है 1 2 3 4 तो कह रहा है कि प्राइस यहाँ पे बढ़े या घटे, यानी 10 से 20 रुपये हो रहा है, ठीक है। उस केस में भी तुम्हारा क्या हो रहा है, जो लोग है वो खरीदेंगे ही, ठीक है, क्योंकि ये नेसेसिटी गुड है। तो ये डिमांड जो है इस चीज़ का इन इलास्टिक होगा, ठीक है, डिमांड जो है इन इलास्टिक होगा। यहाँ यही समझाना चाह रहा है कि प्राइस घटे या बढ़े, सिंपल बात है। नेसेसिटी गुड्स का क्या है कि भाई आपको खरीदना ही पड़ेगा, चाहे कितना महंगाई हो जाए, कुछ हो जाए। जैसे कोविड का ही टाइम था, ठीक है, तो कोविड के टाइम पे लोग फिर भी खरीद रहे थे ना, कुछ तो खरीद रहे थे, दाल चावल आटा ये सब तो खरीद रहे थे, ठीक है, चाहे वो उसका रेट 10 के 20 कर दे, ठीक है, लेकिन लोग फिर भी खरीदेंगे उसको। तो ये हो गया नॉर्मल बिहेवियर, ठीक है। अब आगे बोलता है कि बिहेवियर ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या हुआ, तो वहाँ पे बोला लोग फिर भी खरीदेगा, ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन के टाइम पे खरीदता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बस कि अगर मान के चलो कि जैसे मान के चलते हैं कि अगर मोस्टली कंज्यूमर, जैसे समझो कि तेल है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, अब ये मान के चलो मस्टर्ड ऑयल किसी का प्रेफरेंस है को कंज्यूमर का कि हम मस्टर्ड ऑयल फॉर्चून का ही कर देंगे, ठीक है। फॉर्चून का 1 लीटर तेल मिलता है मान के चलो 180 रुपये का, ठीक है, 1 केजी का, 1 लीटर 180 रुपये का, ठीक है, 180 रुपये का मिला। अब अगर इन्फ्लेशन का टाइम आ गया, ठीक है, महंगाई है, पॉकेट टाइट है, उस केस में क्या करेगा, ये सोचेगा कि चलो ठीक है फॉर्चून का नहीं, इसके जगह पे इससे नीचे क्वालिटी का या इससे अच्छा अगर जो भी प्राइस में मिल रहा है, मान के चलो कोई XYZ तेल है वो 160 रुपीज़ में मिल रहा है, ठीक है, तो लोग वहाँ पे क्या करता है, अपना बिहेवियर चेंज करता है इन्फ्लेशन के टाइम पे, और क्या करता है, प्रीमियम चीज़ को छोड़ के, उसके लिए तो प्रीमियम ही है जो खरीदा था, छोड़ के क्या करता है, सस्ता लेने लगता है, अपना क्वांटिटी जो है थोड़ा बहुत एडजस्ट करने लगता है, ठीक है। तो यही पे इसीलिए बता रहा है कि मतलब यहाँ पे अगर समझना चाहो तो बता रहा है कि यहाँ पे डिमांड स्टेबल रहता है, ठीक है, मतलब डिमांड स्टेबल है, थोड़ा बहुत हिल रहा है, डिमांड स्टेबल है, ज़्यादा चेंज नहीं होता, यही चीज़ होता है। स्टील इलास्टिक बट कंज्यूमर स्विच टू चीपर ब्रांड्स, यही दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं लग्जरी डिस्क्रिप्शन पर, ठीक है, डिस्क्रिशनरी गुड्स या लग्जरी। अब इसमें क्या बोला, लग्जरी मतलब जैसे आप लोग को पता ही होगा एप्पल, ठीक है, खाने वाला में कुछ और, जैसे कुछ डिजाइनर क्लॉथ्स, ठीक है, लग्जरी जैसे हो गया वैकेशन लेना, ठीक है, उसमें नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है लोग का, ठीक। तो यहाँ पे समझा रहा है कि जैसे मान के चलो नॉर्मल टाइम चल रहा है, ठीक है, नॉर्मल बिहेवियर, ठीक है, तो नॉर्मल बिहेवियर क्या है, प्राइस चेंज होता है, ठीक है, तो डिमांड भी उसके हिसाब से जल्दी चेंज होने लगता है, ठीक है, प्राइस चेंज होता है तो डिमांड भी उसके हिसाब से चेंज होने लगता है, ठीक है। जैसे कि इसका अगर एग्जाम्पल समझते चाहे तो इसमें जैसे एक एग्जाम्पल एप्पल का आईफोन से ही समझते हैं, आईफोन का ही। अब जैसे ये प्राइस और क्वांटिटी का ग्राफ है, मान के चलो 1 2 3 4 ये क्वांटिटी है, ठीक है, आईफोन का, ठीक, और इसका प्राइस है कुछ 20,000 40,000 60,000 80,000। अब मान के चलते हैं कि अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर 20,000 रुपये प्राइस रख रहा है आईफोन का, तो यहाँ पे 4 आईफोन बिक रहा है इसका, ठीक है। और अगर मान के चलो यहीं पे 40,000 प्राइस रख रहा है तो उसका 3 आईफोन बिक रहा है। अगर मान के चलो 80,000 रख रहा है तो उसका 1 आईफोन बिक रहा है, यानी कि सेंसिटिव टू प्राइस होता है, ठीक है, इस चीज़ का, यानी डिमांड इलास्टिक होता है, ठीक। अब यही चीज सेम चीज़ की जब इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है इस चीज़ को लेकर, ठीक है, लग्जरी गुड्स को लेकर, तो क्या बोल रहा है कि इन्फ्लेशन के टाइम पे जनरली सिंपल से यही बात होता है कि पहले कोशिश किया जाता है कि उसको कट किया जाए, ठीक है। जैसे मान के चलो कि वैकेशन मनाना था, ठीक, और वैकेशन मनाना था तो हम लोग को मान के चलो श्रीलंका जाना था, ठीक है। अब श्रीलंका जाने के लिए मान के चलो 50,000 खर्च हो रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाएगा कि भाई श्रीलंका के लिए गोवा ही चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 20 की लग रहा है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड जो है शार्पली गिरने लगता है, ठीक है, सेल्स क्रैश होने लगता है, जैसे ये ग्राफ से तुमको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको अच्छे से देख के समझ लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं कॉलम 3 में ड्यूरेबल गुड्स को लेकर, ठीक। अब ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, मतलब कि इसमें कह रहा है पोस्टपोनेबल पूरा, मतलब डिले हो सकता है। जैसे कि अब इसमें ग्राफ सब अपने खुद से समझना कि इसमें जैसे एग्जांपल मान के चलो कार हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, कुछ अप्लाइंस हो गया, जैसे लोग सोचते हैं कि इसको खरीदते हैं, ठीक है, लोग प्लान करते हैं, नॉर्मल बिहेवियर यही रहता है, ठीक है, तो परचेज का डिसीजन होता है नॉर्मल बिहेवियर ड्यूरेबल गुड्स को लेकर, सोचते खरीदना तो खरीदना, ठीक। लेकिन जब इन्फ्लेशन का टाइम होता है तो लोग बोलते हैं कि कोई पुराना फोन खरीद लेते हैं, ठीक है, या कुछ पुराना अगर मिल जाता है तो पुराना चीज फ्रिज ऐसी खरीद लेते हैं, ठीक है, यानी कि डिमांड क्या होता है, डिले होते रहता है, ठीक है, और जो इमीडिएट डिमांड है वो गिरने लगता है, ठीक है, डिलेड कंज्यूमर मेक ओल्ड गुड लास्ट, ठीक है, ये हो गया थर्ड। अब चलते हैं इन्फीरियर गुड्स को लेकर। अब इन्फीरियर गुड्स क्या, ठीक है, एक वेविलेंट गुड्स भी होता है, ठीक है, ये स्टैटिक में पढ़ना, या आप बताइए क्या होता है वेविलेंट गुड्स, ठीक है। अब इन्फीरियर गुड्स मतलब होता है क्या, सिंपल बात है, लोकल ब्रांड, जैसे नाइकी की जगह कोई लोकल ब्रांड खरीदी, ठीक है, नाइकी शूज़ की जगह कोई लोकल ब्रांड खरीदी, तो ये इन्फीरियर गुड्स होता है, ठीक है। जैसे कि सस्ता सामान समझ सकते हैं, तो बोलता है कि इसके लिए नॉर्मल बिहेवियर क्या है, लोअर इनकम में इसका इस्तेमाल होता है, मतलब जिनके पास कम पैसे होते हैं वो इन्फीरियर गुड्स का इस्तेमाल करते हैं। इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, लोग स्विच करते हैं, ठीक है, एक्सपेंसिव से कहाँ आते हैं, चीप पे आते हैं,
है तो रिजल्ट क्या होता है, डिमांड इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। ऑब्वियस बात है कि उसका डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन एंड प्राइस इलास्टिसिटी का, ठीक। अब आगे चलते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब इसमें प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में क्या दिया हुआ, बोलता है कि इन न्यू 18 मेंबर वर्किंग ग्रुप लेड बाय नीति आयोग मेंबर रमेश चांद टू एग्जामिन द प्रपोज्ड प्रोड्यूसर्स पीपीआई प्राइस इंडेक्स एंड सजेस्ट ए रोड मैप फ्रॉम स्विचिंग फ्रॉम डब्ल्यूपीआई टू पीपीआई। हम लोग जैसे सीपीआई और डब्ल्यूपीआई देखते हैं ना, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो बेसिकली कि नीति आयोग के मेंबर हैं वो एक ये प्रपोज कर रहे हैं जिसमें डब्ल्यूपीआई को चेंज करके पीपीआई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिया हुआ कि पीपीआई होता क्या, ठीक है। अब इसका जो किताबी भाषा है वो यहाँ पे दिया हुआ, हम लोग को समझना है कि पीपीआई क्या होता है। तो दिया हुआ पीपीआई मतलब क्या, प्रोड्यूसर को कितने प्राइस में कितना प्राइस मिल रहा है, ठीक है, यानी कि फैक्ट्री लेवल पे कोई भी चीज़ का प्रोड्यूसर को कितना प्राइस मिल रहा है फैक्ट्री लेवल पे, यानी कह सकते हैं कि जब कोई चीज़ फैक्ट्री से निकलता है उस टाइम का प्राइस पीपीआई है। जैसे मान के चलो कि फैक्ट्री को शर्ट बनाया, ठीक है, ये शर्ट की फैक्ट्री शर्ट बनाया तो फैक्ट्री प्राइस जो है वो 500 रुपीज़ है, तो इसी को बोलेंगे पीपीआई, ठीक है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब यहाँ पे दिया हुआ कि पीपीआई दो तरह का होगा, एक आउटपुट पीपीआई एक इनपुट पीपीआई। तो आउटपुट क्या होगा, जब प्रोडक्ट फैक्ट्री से बाहर निकलता तो उसको कहते हैं आउटपुट पीपीआई। और इनपुट पीपीआई क्या कहेंगे, जब रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन वगैरह शर्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता प्रोडक्शन में यूज होता तो उसी को कहते हैं इनपुट पीपीआई, ये दिया हुआ, ठीक। अब डब्ल्यूपीआई का प्रॉब्लम क्या था, क्यों इंडिया डब्ल्यूपीआई से पीपीआई की तरफ जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा स्टैटिक में ये हम लोग पढ़ते भी हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूडेड होता है, जबकि डब्ल्यूपीआई में सिर्फ गुड्स होता, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कि सर्विस इसमें इंक्लूड नहीं होता था डब्ल्यूपीआई में, उसके लिए, ठीक है। फिर सेम एक और भी प्रॉब्लम था कि एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल बार काउंट हो जाता था, ठीक है, उसमें कहता था डबल काउंटिंग, ये एक प्रॉब्लम था, ठीक है। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी क्लियरली कवर नहीं करता था डब्ल्यूपीआई, इसीलिए इसको पीपीआई की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक। इंडिया इसको मूव कर रहा है पीपीआई की तरफ, इसका भी एक कारण है, जैसे कि ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करना चाहता है डेवलप कंट्रीज में, जैसे कि ऑलरेडी पीपीआई का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये इंडिया भी चाह रहा है कि हम लोग पीपीआई का ग्लोबल स्टैंडर्ड को फॉलो करें। फिर इसमें डेटा भी क्लीनर होता है, जैसे कि पीपीआई में टैक्सेस वगैरह हटा देते हैं, ठीक है, सिर्फ जो एक्चुअल प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो दिखता है इसमें, यानी क्लीनर डाटा, ठीक। फिर अर्ली वार्निंग इस चीज़ को लेकर बहुत सारी चीज़ को लेकर ये चल रहा है कि इससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन पहले से ही पता चल जाता है, ठीक है, ये चीज़ पे। अब जैसे देखो यहाँ दिया डब्ल्यूपीआई सीपीआई पीपीआई को लेकर, अब ये इंपॉर्टेंट है इसको समझना, ठीक। जैसे दिया हुआ है डब्ल्यूपीआई क्या है, पॉइंट ऑफ मेजरमेंट, फर्स्ट मेजर पॉइंट ऑफ सेल यानी होलसेल मार्केट, पहला मेजर पॉइंट यहीं से खरीद के मार्केट में आता है। सीपीआई क्या है, फाइनल पॉइंट ऑफ सेल, रिटेल शॉप में आता है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ठीक है। पीपीआई फैक्ट्री गेट, जो भी बन रहा है प्रपोज है फैक्ट्री गेट। अब इसको कौन रिलीज करता है डब्ल्यूपीआई को, तो करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, स्टेट का एग्जाम्स में ये सब पूछता क्वेश्चन पूछता। अब सीपीआई को कौन पब्लिश करता है, रिलीज करता है एनएसओ। अब पीपीआई को कौन करेगा, तो वर्किंग ग्रुप्स अंडर डीपीआईटी और नीति आयोग ये करेगा, ठीक है। बास्केट कंपोनेंट इसमें गुड्स होता है, नो सर्विसेज होता है, इसमें दोनों चीज आता है, इसमें भी दोनों चीज आ रहा है, ठीक है। फिर अब बोलता है ट्रीटमेंट ऑफ टैक्सेस, इंक्लूड टैक्सेस पेड बाय होलसेलर्स, यहाँ पे टैक्स इंक्लूड होता है, जबकि जो पीपीआई आएगा उसमें एक्सक्लूड होता है टैक्स। इसमें भी सीपीआई में भी सारा कंज्यूमर टैक्सेस इंक्लूड होता है, जैसे जीएसटी वगैरह, ठीक। अब इसका प्राइमरी यूज क्या था डब्ल्यूपीआई का, तो जीडीपी डिफ्लेटर को एस्टिमेट करने में होता था। इन्फ्लेशन टारगेटिंग में सीपीआई का इस्तेमाल होता था। आइडेंटिफाइंग इन्फ्लेशन एट द रूट बिफोर इट हिट्स रिटेल, पहले पता चलेगा कि कितना इन्फ्लेशन है, क्योंकि ये समझ लो कि ये फैक्ट्री गेट पे ही समझ आ जाएगा कि इसमें कितना इन्फ्लेशन। अब करंट बेस क्या है, तो इसका डब्ल्यूपीआई का 11-12 है, इसका 12 है। अब इसका प्रपोज इंडेक्स अभी बताया नहीं गया, ठीक है। अब आगे चलता है रिलेटेड न्यूज सीपीआई, ठीक, ठीक है। तो अभी इसमें सीपीआई फॉर एल और आरएल क्या है, एल और आरएल क्या है, तो एल एग्रीकल्चर लेबर को बताता है, ठीक है, और आरएल रूरल लेबर को बताता है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक इंडेक्स है, ठीक। तो अब जैसे बोलता है द लेबर ब्यूरो, ठीक है, एज रिवाइज द बेस ईयर ऑफ सीपीआई नंबर ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल लेबर टू 2019, ठीक है। जैसे पहले क्या था बेस ईयर 1986 से 87 था ये बेस ईयर, ठीक है। अब उसको चेंज करके 2019 कर दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीपीआई का बेस ईयर एल और आरएल को लेकर, ठीक है, ये क्या हो गया 2019, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये समझ आ गया। तो अब इससे ये तो बात क्लियर हो गया, यानी कि इसको देखो लिखा हुआ कंपाइल बाय कौन, इसको इंडेक्स को बनाता है लेबर ब्यूरो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और, बहुत लोग ये छोड़ के निकल जाएंगे इक्वल टू 100, समझ नहीं भी आएगा छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि उनको लगेगा कि इसको स्किप करके चल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब समझ लीजिए, दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ कि 2019 को बेस ईयर माना, ठीक है, और उस साल का जो प्राइस लेवल है, प्राइस लेवल उसको ना 100 फिक्स कर दिया गया, ठीक है। एक तरह से समझ लीजिए कि एक बेंच मार्क है 100, ठीक है। अगर इंडेक्स जो है 120 हो गया मान के चलो, तो यानी कि प्राइस क्या हो गया 20% बढ़ गया। अगर इंडेक्स 90 हो गया, ठीक है, तो प्राइस जो है 10% कम हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे चलता है पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। अब जैसे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टॉपिक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मतलब कि पॉवर्टी का भी बहुत सारा डायमेंशन था, उसको बना के एक इंडेक्स बनाया गया। तब न्यूज़ में क्यों था, तो यूएनडीपी जो है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन इनिशिएटिव, यूएनडीपी, ठीक है, प्लस ओपीएचआई, ठीक है, ये दोनों मिलकर 2025 का ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो यहाँ पे यूएनडीपी के साथ ओपीएचआई भी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अब इसका रिपोर्ट का हाईलाइट क्या, तो बोलता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 1.1 बिलियन आउट ऑफ 6.3 बिलियन पीपल अक्रॉस 109 कंट्रीज लिव इन एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। डेटा रिलेंस के लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। मतलब कि एक हाईलाइट किया कि 109 कंट्रीज में बहुत ऐसा भी लोग हैं जो एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से जूझ रहा है। तो बोलता है कि पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हजार्ड्स, बोलता है पॉवर्टी एंड क्लाइमेट शॉक्स क्रिएटेड डबल बर्डन, ठीक है। क्लाइमेट का भी इंपैक्ट पड़ा है, पॉवर्टी का, दोनों का इंपैक्ट पड़ा है गरीब पे, तो उसी को बताकर डबल बर्डन पड़ा है। तो बोलता है पॉवर्टी इन इंडिया, इंडिया को लेकर क्या बात किया, बोला इन 2005-6 55.1% ऑफ पीपल इन इंडिया वेर पुअर, ठीक है, 55% 2005-6 में पुअर पीपल थे। तो बोलता है शेयर प्लम्प्ड टू 16.4% इन 2019-21 एंड रफली 414 मिलियन पीपल लेफ्ट पॉवर्टी, ठीक है। ये डेटा लिया स्टैटिक में, ये स्टैटिक मेंस में ये डेटा वगैरह इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखो दिया हुआ कि क्या मेथडोलॉजी है ग्लोबल एमपीआई को करने का, तो बोलता है डेप्रिवेशन इंडिकेटर्स, बोलता है कंप्यूटिंग ऑफ द ग्लोबल एमपीआई बिगिंस बाय कंस्ट्रक्टिंग डेप्रिवेशन प्रोफाइल फॉर ईच हाउसहोल्ड एंड पर्सन इन इट, कवरिंग 10 इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।
यानी कि इसमें इसका मेथोडोलॉजी में हेल्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एजुकेशन है और उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और इसी को मिला के 10 इंडिकेटर बनाए जो कि ये रहा। यानी कि इसका 3 पार्ट हो गया, हेल्थ एजुकेशन, 3 डायमेंशन हो गया पॉवर्टी का, हेल्थ एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स। अब उसमें भी सबको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एसेट, ये सब इंडिकेटर है इसका। ठीक, तो यही बताया यहाँ पे इंडिकेटर को लेकर। एमपीआई वैल्यू रेंज फ्रॉम 0 to 1 एंड हायर वैल्यू इंप्लाई हाई पॉवर्टी। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, अब इसी का इंस्पिरेशन लेकर नीति आयोग भी एक नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया और इसमें इट इज ऑल 10 इंडिकेटर्स फॉर ग्लोबल इंडिया। तो ये 10 इंडिकेटर इसको इस्तेमाल किया यहाँ पे एंड इनकॉर्पोरेटिंग 2 एडिशनल इंडिकेटर्स। तो इंडिया के इसमें 2 और इंडिकेटर्स लाए, मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट्स, ये 2 भी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइक ग्लोबल इंडिया द एमपीआई वैल्यू इज बाय मल्टीप्लाइंग द हेड काउंट रेशियो एंड द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। ठीक, ये सब चीज हो गया। अब आगे चलते हैं, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। ठीक, तो अभी ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट क्या है इसको समझेंगे। अब इसमें क्या दिया हो कि इसको सबसे पहले रिलीज कौन करता है, तो लिखा हुआ वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, ये रिलीज करता है। अब अभी तो बहुत ईजी लग रहा है कि कौन रिलीज करता है क्या, लेकिन एग्जाम में रहेगा और वहाँ पे वर्ल्ड बैंक या WHO ये सब दे देगा कुछ ऑप्शंस में, तो शायद आपको कंफ्यूजन हो जाए कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट किसका है। ठीक है, तो इसीलिए ये याद रखना, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ही इनइक्वालिटी रिपोर्ट बनाता है। ठीक है, इसका की हाईलाइट क्या पूरा, ग्लोबल टॉप 10% ऑफ पॉपुलेशन ओन 75% ऑफ टोटल वेल्थ। ठीक है, मतलब टोटल टॉप ग्लोबल टॉप 10% पॉपुलेशन जो है पूरा वेल्थ का 75% ओन कर रहा है। बॉटम 50% होल्ड ए मेयर 22%, टोटल वेल्थ का 2%, 50% बॉटम ये होल्ड करता है। ठीक है, देख रहे हैं कि कितना डिवाइड है। फिर बोलता है इनकम डिवाइड क्या है, ग्लोबल टॉप 10% ऑफ इनकम अर्नर्स अर्न मोर देन रिमेनिंग 90% कंबाइंड। ठीक, एंड पूरेस्ट हाफ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन रिसीव 10% ऑफ टोटल ग्लोबल अर्निंग। इंडिया केस में क्या दे रहा है कि हाई इनकम इनक्वालिटी इंडिया केस में, आप इसको रियल टाइम में भी रियल लाइफ में देख सकते हैं। टॉप 10% ऑफ अर्नर कैप्चर 58% ऑफ द नेशनल इनकम। ठीक है, एंड बॉटम 50% रिसीव ओनली 15% ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, ये सब दिया होगा कि कौन कितना गरीब है कितना ये है। अब उसके लिए मेजरमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज़ का इस्तेमाल होता है, तो एक कुजनेट्स रेशियो है। ठीक है, इट मेजर द शेयर ऑफ इनकम गोइंग टू द टॉप क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द इनकम गोइंग टू द बॉटम क्वांटाइल्स। ठीक है, तो ये सब हो गया कुजनेट रेशियो, पाल्मर रेशियो, ये सब चीज़ ध्यान रखना। ठीक, अब आता है गिनी इंडेक्स। वो होता है गिनी इंडेक्स रिफ्लेक्ट हाउ इक्वली इनकम, वेल्थ और कंजम्पशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस हाउसहोल्ड और इंडिविजुअल्स इन कंट्री। ठीक, ये बताता है गिनी इंडेक्स, तो इसको देख लेना आगे। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। बोलता है आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स हैज राइजन टू 67 इन 2025, अप बाय 24.3% सिंस 2021। अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्या है, तो ये तो समझ में आ गया कि आरबीआई इसको बनाया। ठीक है, आरबीआई का बनाया फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, तो बेसिकली इंक्लूजन है यानी कि फाइनेंशियली लोगों को इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं, इंक्लूजन की बात। तो होता है एफआई इंडेक्स इज डिजाइन टू प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। अब इसका स्कोर बनाया है, स्केल बनाया 0 to 100 का। ठीक है, 0 to 100 का स्केल बनाया। ठीक, अब इसमें दिया हुआ है कि नो बेस ईयर, रिलीज एनुअली सिंस 2021 एंड रिफ्लेक्ट क्यूमुलेटिव प्रोग्रेस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। इसका कोई बेस ईयर नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ इंडेक्स, तो इसमें 3 ब्रॉड पैरामीटर है। ठीक है, और उसका सब इंडेक्स बनाया जैसे कि एक्सेस, यूसेज, क्वालिटी। ठीक है, ये सब चीज़ को लेकर, तो इसमें याद रखने के लिए बस ये है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कौन बनाता है, तो आरबीआई बनाता है। ठीक, अब आते हैं पब्लिक डेट इन इंडिया। देखो लिखा हुआ आरबीआई इन इट्स बाई एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट द फाउंड राइजिंग पब्लिक डेट इन द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, पब्लिक डेट मतलब क्या हो गया, सरकार का, सिंपल सा सरकार का टोटल उधार। ठीक है, टोटल लोन बेसिकली। ठीक है, कितना ये बताता है पब्लिक डेट। ठीक है, मतलब कि सब सिंपल बात है कि बहुत लोग सोच सकते हैं सरकार के पास भी उधार है, तो हाँ सरकार पे भी मान के चलो कि तुम्हारा इनकम 10,000 रुपये और तुम्हारा खर्च हो रहा है कितना 15,000 रुपये, तब तुम 5,000 तो शॉर्ट करो, 5,000 किसी से लोन ले रहे हैं। सेम चीज़ गवर्नमेंट के साथ है। ठीक है, अब गवर्नमेंट लोन क्यों लेता है, तो गवर्नमेंट का लोन लेने का बहुत सारा कारण है, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेलफेयर स्कीम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आप हमको बताइएगा कि पॉलिटी का क्वेश्चन है कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है। ठीक है, आर्टिकल में मेंशन करना। ठीक है, तब यहाँ पे जैसे दे रहा है। ठीक है, तब बताते हैं पब्लिक डेट जो होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पब्लिक डेट इज द एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ बोरिंग दैट गवर्नमेंट एंड अदर पब्लिक सेक्टर बॉडी ओ टू द प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन गवर्नमेंट। अब यही बताया कि पब्लिक डेट 2 तरह का होता है, एक इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट मान के चलो कि अब जैसे इंटरनल डेट 2 तरह से बांटा हुआ, मार्केटेबल सिक्योरिटी, नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, ये सब इंटरनल डेट का पार्ट है। फिर ये हो गया इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल, सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, ये सभी नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज का पार्ट है, इंटरनल डेट का पार्ट है। और एक्सटर्नल क्या हो गया, मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल डेट इज फ्रॉम मल्टीलैटरल एजेंसी सच एज आईडीए, आईबीआरडी, एडीबी, ईटीसी, ये सबसे भी हम लोग को बाहर से कर्ज मिलता है। ठीक है, तो यही बताया हुआ यहाँ पे। जैसे इंडिया में बता रहा है 96% जो डेट है वो इंटरनल होता है। ठीक है, बेसिकली सेफ है कि इंडिया अपने अंदर से ही कर रहा है 96.59%। ठीक, अब बाहर से पैसा ले रहा है तो वर्ल्ड बैंक, IMF ये सब से ले रहा है, तो वहाँ से मात्र 4% एक्सटर्नल डेट है इंडिया का। ठीक, अब यहाँ पे बता रहा है कि अभी इसी के बारे में पूरा डिटेल में इसमें मेंशन किया, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, जहाँ तक था ये मैंने इसको बता दिया पब्लिक डेट इन इंडिया। अब आगे चलते हैं अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत। अब अमृत में क्या दिया हुआ कि बोलता है कि अमृत स्कीम हैज कंप्लीटेड अ डिकेड सिंस इट्स लॉन्च। इसमें देखो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक, तो समझ में आना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का मिनिस्ट्री होगा। ठीक है, ये किस तरह का स्कीम है, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है। 2 तरह का स्कीम होता है, एक सेंट्रली, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, दोनों में अंतर है। ठीक, अब बोलता है अबाउट लॉन्च इन सिलेक्टेड 500 सिटीज एंड टाउन्स फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, वाटर सप्लाई, सीवेज, ये सब कुछ लेकर बनाता अमृत बाद सब जूम्ड इन अमृत 2.0 इन 2021, इसमें मिला दिया था अमृत 2.0 में। तो अमृत 2.0 में क्या दिया हुआ है, ओनली ऑन वाटर एंड सीवेज, मेन फोकस अमृत 2 का क्या है, वाटर सीवेज पे, एंड एम टू प्रोवाइड टैप वाटर फॉर टू ऑल हाउस होल्डर। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो मेजर कंपोनेंट क्या है, पेयजल सर्वेक्षण हो गया, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ को लेकर। तो ये बेसिकली अमृत 2.0 मिशन का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, तो यूनिवर्सल वाटर सप्लाई मिले सबको। ठीक है, सारा स्टैट्यूटरी टाउन्स को, फिर 100% सीवरेज मैनेजमेंट हो वहाँ पे, वाटर सिक्योर सिटीज बने, ये सब चीज़ें इसका मेन दिया हुआ। ठीक, अब इसका कुछ अदर फीचर्स भी है जो कि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अब इसका मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो नेशनल लेवल पे इन एपेक्स कमिटी चेयर बाय सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये करेगा। ठीक है, स्टेट लेवल पे स्टेट हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमिटी ये करता है। अब इसका कुछ अमृत का कुछ इनिशिएटिव है, जल ही अमृत करके, टू ट्रीट एंड रीयूज वाटर सेफली, फिर अमृत मित्र करके भी है, ये 2 स्कीम है। अब आगे चलते हैं अदर की डेवलपमेंट्स को लेकर। तो सबसे पहले इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, अब इसको पढ़ते हैं। एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक
ऑफ द IMF। अब यहाँ पे ये भी जानना है IMF इसको पब्लिश करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि इंडिया हैज सरपास जापान टू बिकम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट इंडिया का है। तो जैसे दिया हुआ है कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट इकोनॉमीज का रैंक के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि US फर्स्ट रैंक पे, ठीक है, चाइना सेकंड पे, थर्ड पे जर्मनी, फोर्थ पे इंडिया, ठीक है। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि जापान को सरपास कर दिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इंडिया, ठीक, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। अब बोलता है, देखो यहाँ पे GDP और GNP ये सब का कॉन्सेप्ट दिया, GDP का बेसिकली दिया। तो क्या बोलता है, GDP भी अगर पढ़ोगे स्टार्टिंग तो बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि GDP किसको कहता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका डेफिनेशन पढ़ो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द एग्रीगेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड GDP। मतलब इतना समझ लो कि अगर इसको समझना चाहो तो देखो, ग्रॉस मतलब तुमको बताते थे टोटल, ठीक है, पहले का लेक्चर्स में देखना, ग्रॉस मतलब टोटल बताते थे। डोमेस्टिक का मतलब क्या, तुम्हारा कोई डोमेस्टिक टेरिटरी होगा, जैसे इंडिया का ये डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। तो ये इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी, तो बोलता है ग्रॉस डोमेस्टिक का प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये बताता है कि उसका जो मार्केट वैल्यू होगा, सारा फाइनल, यहाँ फाइनल गुड्स है, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ गुड मटेरियल की बात नहीं कर रहा है यहाँ। फाइनल गुड्स मतलब क्या, कि जैसे आयरन का शीट है, ठीक है, और फिर सीट को एक स्ट्रक्चर दिया गया, फाइनल जब गुड तैयार हुआ, एक गाड़ी तैयार हुआ, कार, तो इसी को कहेंगे फाइनल गुड्स। तो ये पे बता है, इसी को GDP कहते हैं। अब इसका फ्रेमवर्क GDP कैलकुलेशन का कैसे होता है, तो यहाँ दिया हुआ कि 3 तरीके से आता है, प्रोडक्ट मेथड से होता है, एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड से होता है। अब प्रोडक्ट साइड से जैसे बताया हुआ है, मेजर वैल्यू एडेड टू ईच स्टेज टू अवॉइड डबल काउंटिंग, ठीक है। फिर डिमांड साइड को लेकर एग्रीगेट फाइनल स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी, पूरा इकोनॉमी कितना स्पेंडिंग हो रहा है वो डिमांड साइड से, एक्सपेंडिचर साइड से हम लोग ये मेथड से हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। इनकम मेथड से सम फैक्टर इनकम्स लाइक वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है, ये सबसे जोड़ के आता है, ठीक। अब आगे चलते हैं, ऑफिशियल मेथोडोलॉजी हाउ इंडिया कैलकुलेट GDP, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू MSP कैसे इंडिया कैलकुलेट करता है, तो बोलता है फॉलो द सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट SNA स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि कैसे SNA का क्या स्टैंडर्ड है, तो बोल रहा है कि GDP इक्वल टू GVA प्लस नेट प्रोडक्ट टैक्सेस। अब इसमें ना बहुत सारा चीज़ आ गया, मार्केट प्राइस, फैक्टर प्राइस, बेसिक प्राइस, ये सब स्टैटिक में पढ़ना। यहाँ पे भी हम कुछ भी नहीं समझा रहे हैं, बस यहाँ पे ये चीज़ जो दिया हुआ है इसको हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। अब जैसे दिया हुआ GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड, कैलकुलेटेड फॉर 8 ब्रॉड सेक्टर, एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब के लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये इसके थ्रू कैलकुलेट होता है। अब बोलता है GDP इक्वल टू क्या हो जाएगा, GVA प्लस टैक्स ऑन प्रोडक्ट माइनस सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट, ठीक। अब यहाँ पे बताया नेट प्रोडक्ट टैक्सेस क्या होता है, नेट मतलब क्या हो गया, तो प्रोडक्ट टैक्सेस लाइक GST एक्साइज माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज, जैसे फूड्स, फर्टिलाइजर सब सब्सिडी दिया जाता है ना, तो इसी को मिलाकर नेट प्रोडक्ट टैक्स बनता है, ठीक। अब आगे देखो यहाँ पे कुछ डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन देगा एग्रीगेट इनकम को लेकर, GDP, GNP, NP, NI, PI, PDI सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि शिफ्टिंग टू बेस ईयर 2022, ये बेस ईयर फ्रीजेस प्राइसेस टू कैलकुलेट रियल GDP स्ट्रिपिंग आउट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। द शिफ्ट फ्रॉम 2011-12 टू 2022-23 इज गाइडेड बाय द एडवाइजरी कमिटी ऑफ नेशनल अकाउंट्स चेयर्ड बाय प्रोफेसर बीएन गुलदार, ठीक है। तो बोल रहा है कि शिफ्ट करने का 2011 से 2022-23 का बात किया, ठीक है, शिफ्ट किया गया बेसिकली 2022-23 पे, ठीक। अब बेस ईयर क्या होता है ये सब स्टैटिक में पढ़ना, ठीक। अब आगे चलते हैं, मोस्टली रिलीजियस कैपेक्स सर्वे, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपेक्स में बोलते हैं, ठीक। तो इसमें क्या दिया हुआ, द फॉरवर्ड लुकिंग सर्वे और प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स इन्वेस्टमेंट कैपेक्स सर्वे, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बाय NSO एंड मोस्टली वाज कंडक्टेड अंडर कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक एक्ट 2008। तो जैसे बता रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में कैपेक्स 66% हुआ, ठीक है, 2022 से 2025 में, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में कैपेक्स की बात कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज में 48% ऑफ टोटल प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स हुआ, ठीक। अब यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। तो देखो लिखा हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द मनी स्पेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मशीनरी, बिल्ड, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन, etc। मतलब कह सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ना कि कोई ऐसा जगह खर्च किया जा रहा है जिससे जिससे आगे चल के कुछ इनकम जनरेट किया जा सके। जैसे अगर तुम कोई मशीन खरीद रहे हो तो उससे तुम इनकम जनरेट कर सकते हो ना, ठीक है। जैसे कोई मान के चलो आइसक्रीम बनाने का मशीन है, तो तुम उसको बेच के जो उसके प्रोडक्ट बेचोगे तो उसका तुमको कुछ कॉस्ट मिलेगा, कुछ प्राइस मिलेगा, तो वो शायद तुम्हारा उसका तुम्हारा प्रॉफिट उससे मिलेगा। तो ये चीज बोला कि मशीनरी, बिल्डिंग, हेल्थ फैसिलिटी सब पे खर्च किया जाता है, तो उसी को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो लिखा हुआ इंक्लूड मनी स्पेंट ऑन द फॉलोइंग एक्वायर्ड फिक्स्ड एंड इंटेंजिबल एसेट, अपग्रेडिंग एंड एक्जिस्टिंग एसेट एंड रीपेमेंट ऑफ लोन, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ठीक है। देखो लिया होना कि दोनों में क्या अंतर है, रेवेन्यू और कैपिटल में। तो क्रिएट एसेट फॉर द फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, जबकि ये बोलता है डू नॉट क्रिएट एसेट और रिड्यूस लायबिलिटी। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट क्या है, सब्सिडी, ठीक है, कुछ भी एसेट क्रिएट नहीं कर रहा, ना ही लायबिलिटी गवर्नमेंट का कम कर रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ दिया इसमें, ठीक है। और आगे देखना है इसको, अब आगे चलते हैं। अब जैसे इसमें दिया हुआ है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, तो इसके बारे में क्या करंट अफेयर, तो बोलता है कि इंडिया सिक्योर किया अनकंटेस्टेड पोजीशन, ठीक है, कोई कॉन्टेस्ट नहीं किया। यहाँ पे इंडिया यूनाइटेड नेशन का इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ISAR में 2025 से 27 टर्म के लिए चुना गया, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, अभी ISAR है क्या, ठीक है। तो बोलता है बेसिकली यूएन का ग्लोबल फोरम है जिसमें पॉलिसी मेकर्स, रेगुलेटर्स, स्टैंडर्ड सेटर्स एंड लीड एक्सपर्ट्स इन द एरिया ऑफ एंटरप्राइज अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग को लेकर ये बेसिकली यूएन का ग्लोबल फोरम है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसमें देख लेते हैं इसका मिशन क्या है, टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय प्रमोटिंग गुड प्रैक्टिसेस इन कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटिंग थ्रू। मतलब बेसिकली हम लोग देखते हैं ना, जैसे कि CA वगैरह, CA का ये में आप देखोगे कि बहुत सारा अमेंडमेंट्स होते रहता है, ठीक है, कि लॉ में। तो बेसिकली वो सब चीज़ को ट्रांसपेरेंट रखना, अकाउंटिंग को ज़्यादा ईजी बनाना, ठीक है, गुड प्रैक्टिस रखना, ये सब चीज़ में कमीशन होता है, ठीक है। अब इसका मेंबरशिप क्या है, ISAR अलॉज फॉर 34 फॉर्मल मेंबर टू सर्व 3 ईयर टर्म्स, ठीक है। अब जैसे इसमें 34 फॉर्मल मेंबर कौन कौन है, 9 अफ्रीकन, 7 एशियन, 6 लैटिन अमेरिकन, तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि इंडिया को इसका अभी ये बनाया गया, पोजीशन दिया गया ISAR का, ठीक है, सिक्योर किया इंडिया 2025 से 27 का टर्म, ठीक है। अब आगे चलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ये कौन बनाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो UNDP बनाता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन PYQ बना, ठीक है। तब जैसे बोला UNDP प्रोग्राम रिपोर्ट टाइटल ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI, ठीक है। एक रिपोर्ट बनाया जिसका टाइटल है मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI, ठीक है। हाईलाइट द क्रिटिकल रोल ऑफ AI इन शेपिंग द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इसका बात किया। अब बताता है कि इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक क्या, तो बोलता है इंडिया मूव अप 3 स्पॉट टू रैंक 130 आउट ऑफ 193। जब भी ये सब रिपोर्ट आता है ना, तो इसके बगल में लिख दिया करो जैसे इंडिया का अभी तो 130/193, ऐसे करके लिखो ताकि याद रहे कि इंडिया का एरिया पढ़ने जाओ तो एरिया रिपोर्ट में कहाँ रहा, 130/193, 193 कंट्री में 130वां पोजीशन। फिर बोलता है इंडिया रिमेनिंग द मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी,
अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देख कर इंडिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 ईयर इन 2023, मार्किंग द हाईएस्ट इन द इंडेक्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 ईयर्स इंडिया का। फिर बोलता है स्कूलिंग एजुकेशन द एवरेज मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इन इंडिया इज 30 ईयर्स, ठीक है, अब फ्रॉम 8.2 ईयर्स इन 1990। अब बोलता है चैलेंजेस डिस्पाइट प्रोग्रेस, क्या चैलेंजेस है? तो नेशनल इनकम, इंडिया जीएनआई पर कैपिटा रैंक इज 7 पोजीशन बिलो इट्स एसडीआर, मतलब नेशनल इनकम में जीएनआई हो गया पर कैपिटा इनकम जो है बहुत कम है, ठीक है। बोलता है इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्पैरिटी रिमेन सिग्निफिकेंट, इंडिया रैंक 102 ऑन द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, तो यहाँ पे लिख दिया 102 जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में, ठीक है। अब बोलता है कि इसका 3 डायमेंशन इंडिकेटर पूछता है ना कि इसका क्या इंडिकेटर्स है, ठीक है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या इंडिकेटर्स है, तो यहाँ पे बता सकते हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और जीएनआई पर कैपिटा, जीएनआई पर कैपिटा भी होता है, ठीक है, ये हो गया एसडीआई। तो दैट्स इट। अब ये हम लोगों ने टॉपिक यूनिट 5 कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद है यूनिट 6 एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट ईयर पे कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है, और इसको रिवीजन करने की कोशिश कीजिए जितना कर सकते हैं, ठीक है, जितना रिवाइज कर सकते हैं। कुछ शॉर्ट नोट्स अगर बनाना चाहें उसको बना लीजिए ताकि लास्ट मोमेंट में याद करने में, रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है। और दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। और जो भी टारगेट है, टारगेट यूपीएससी 120 का, ठीक है, उसको उसका जो भी आज टारगेट दिया गया है उसको कवर करके आपको 9 PM तक दे देना है, क्योंकि आपका 9:30 से आपका टेस्ट है 11:30 तक, ठीक है, टेस्ट 11, यूपीएससी टेस्ट 11, ठीक है।